पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। पिछले कई दिनों से उत्तर प्रदेश का सारा काम ठप है। कोरोना के बाद जो बेरोजगारी हुई, उनको कैसे राहत दी जाएगी, सरकार को इसकी चिंता नहीं। कोरोना के कारण जिन लोगों की मृत्यु हुई, जिनको शमशान में लकड़ियां नसीब नहीं हो पाई और उनको दफनाया गया, उनके परिवार की क्या कष्ट और पीड़ा है, आदित्यनाथ सरकार को इसकी चिंता नहीं। जो लोग इस कोरोना में अपना मां बाप खो चुके हैं, जिनके मां बाप अब इस दुनिया में नहीं, जो बच्चे अनाथ हो गए, उन अनाथ बच्चों का क्या भविष्य है, इसको लेकर सरकार को चिंता नहीं। पिछले 15 दिन से उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई झगड़े, जूतम पैजार, इसमें पूरा समय भाजपा की सरकार और आदित्यनाथ जी का बीत रहा है। और 2 दिन से जो कुछ घटनाक्रम हम लोगों को देखने को मिल रहा है, ऐसा मालूम पड़ता है कि देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी, जो अपने आप को बहुत बहादुर और शक्तिशाली बताते हैं, वो कभी अमित शाह के यहां घुटना टेक रहे हैं, कभी मोदी जी के यहां घुटना टेक रहे हैं, वो कभी जेपी नड्डा के यहां घुटना टेक रहे हैं, वो कभी बीएल संतोष के यहां घुटना टेक रहे हैं। देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी बचाने के लिए दर दर मिन्नतें करते हुए फिर रहे हैं, और उनकी हालत स्कूल के उस बच्चे की तरह हो गई है जिससे कोई गलती हो जाती है तो कान पकड़ के सारे टीचर के सामने माफी मांगता रहता है। आदित्यनाथ जी अपने आप को तो आप महाराज कहलाते हैं। मैंने वो भी दौर देखा है जब गोरखपुर के मठ में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी जी आया करते थे। मैंने वो भी दौर देखा है जब देश के प्रधानमंत्री गोरखपुर के मठ में आते थे। आप उत्तर प्रदेश में रहने वाले गरीब आदमी के लिए ताकतवर और मजबूत बन जाते हैं, उस पे मुकदमा और एफआईआर कर देते हैं। आपके खिलाफ कोई बोलता है तो उसको जेल में सड़ा देते हैं। लेकिन अपनी कुर्सी बचाने के लिए आप इतने लाचार और बेबस मुख्यमंत्री के तौर पे दिखाई पड़ रहे हैं कि आपका नाम घुटना टेक मुख्यमंत्री रख देना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक घुटना टेक मुख्यमंत्री हैं, जो सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, और रात बीत जाए तो फिर सुबह से सिर्फ दर दर पे घुटना टेकने का काम कर रहे हैं। और कैसा कैसा मजाक उड़ रहा है आदित्यनाथ जी के बारे में। सोशल मीडिया पे पढ़ पढ़ के आपको हंसी आती है। कोई कह रहा है अमित शाह के घर गए तो उनकी चप्पल उतरवा ली गई, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो अपनी बेइज्जती से बचिए, और अभी भी मौका है। इतना बेइज्जती, इतना अपमान, इतनी बेबसी से अच्छा है आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दीजिए, जिससे उत्तर प्रदेश की जनता का काम आगे बढ़ सके। कोरोना के महामारी के कारण उत्पन्न परिस्थितियों से आप कैसे लड़ेंगे, इसकी चिंता नहीं है। आपकी सरकार कैसे उन परेशानियों को दूर करेगी, इसकी चिंता नहीं है। पूरी की पूरी सरकार और भारतीय जनता पार्टी आपसी लड़ाई झगड़े में व्यस्त है।
और उस देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री को घुटना टेक मुख्यमंत्री बना दिया गया, घुटना टेक मुख्यमंत्री। लेकिन यही मुख्यमंत्री जो घुटना टेक मुख्यमंत्री है, यह मुख्यमंत्री खुशी दुबे के लिए ताकतवर हो जाता है, अमर दुबे की माताजी के लिए ताकतवर हो जाता है, विकास दुबे के घर में काम करने वाली नौकरानी के लिए ताकतवर हो जाते हैं, उस नौकरानी के 2.5 साल बच्चे के लिए ताकतवर हो जाते हैं, हीरू दुबे की मां के लिए ताकतवर हो जाते हैं। 4 महिलाओं को और एक मासूम बच्चे को पिछले 10 महीने से उत्तर प्रदेश की जेल में आदित्यनाथ जी सड़ा रहे हैं। कोई अपराध, कोई आधार नहीं है, बावजूद इसके विधि के विरुद्ध उन लोगों को जेल में रखा गया है। और आज मैं आप लोगों का परिचय खुशी दुबे जी की माता जी से कराना चाहूंगा। वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आई हुई हैं। ब्राह्मण महासभा के प्रदेश के अध्यक्ष राहुल त्रिपाठी जी से भी कराना चाहूंगा, जो इस पूरे मामले में उनकी मदद कर रहे हैं। मैं सबसे पहले राहुल जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपने विचार आपके सामने रखेंगे। उसके बाद खुशी दुबे जी की माताजी आपको अपनी पूरी कष्ट, पूरी पीड़ा, पूरी तकलीफ की, नहीं इधर बैठेंगे, इधर आइए, आप इधर आइए, पूरे कष्ट, पूरे तकलीफ, पूरी पीड़ा की कहानी आपके सामने बताएंगे। अब बैठो, पंडित राहुल त्रिपाठी, प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा रा। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा रा प्रदेश अध्यक्ष हूँ मैं उत्तर प्रदेश से। विगत 11 महीने से मैं कानपुर से बिलोंग करता हूँ। ये कानपुर में ही हुआ। पनकी में माता जी कानपुर में रहती हैं। 10 महीने 11 महीने से बराबर संपर्क में हैं। इस कांड की एक एक वस्तुस्थिति कानपुर से मैंने देखी है। 29 जून 2020 को बिटिया इनकी खुशी दुबे की शादी विकास दुबे के दबाव में, वो कोई आम व्यक्ति नहीं था, दबंग अपराधी था जिससे पुलिस तक नहीं जीत पा रही थी, कई मामलों में वांछित था, फिर भी वो बाहर था। इनके हस्बैंड एक पेंटर हैं, उसके दबाव में बुला करके शादी वहीं बिकरू गांव में कराई गई। शादी इनके घर पे नहीं हुई, इनके घर पे बारात नहीं आई, इनके घर पे कोई कार्यक्रम आयोजन नहीं हुआ। दबाव में उन्होंने शादी कर दी 29 जून को। 2 जुलाई या 3 जुलाई की रात में ये घटना बिकरू कांड होता है। मात्र 2 दिन पहले जो लड़की उस जगह पे गई हो जहां घटना हुई है, क्या वहां पर गैंग चला सकती है? उसकी गिरफ्तारी 7-8 दिन बाद दिखाई गई। वहाँ से 3 महिलाएं, एक 2-2.5 साल का बच्चा सहित उठा के सबको जेल में ठूंस दिया गया। ना कोई चार्जशीट, ना कोई खाता, ना वही जो उत्तर प्रदेश पुलिस कहे सही। उसका रोल क्या है अभी तक क्लियर नहीं किया गया, आरोप तय नहीं किए गए। 10 माह से वो जेल में है। सर्वप्रथम वो जेल भेज दी गई। एसएचओ ने ये भी देखना निश्चित नहीं समझा कि वो नाबालिग है। जब कोर्ट में प्रूव हुआ, सत्र न्यायालय कानपुर देहात में ये माननीय अधिवक्ता जी ने प्रूव किया कि ये नाबालिग है, तब वो बालिका संरक्षण गृह में भेजी गई। ये करती पुलिस। उसके बाद 17 धाराएं उस पर, गैंगस्टर एक्ट, लूट, डकैती, इतनी गंभीर धाराएं जो बड़े बड़े आतंकवादियों पर इन्हें लगती हैं, वो एक 16 साल की लड़की पर लगा दी गई हैं। ये कहाँ का न्याय है? अब आ जाते हैं पुलिस पे उत्तर प्रदेश की। अभी एक आप लोगों ने देखा है कि ललितपुर में विष्णु तिवारी एक छूट के आए हैं 20 साल बाद, जिन पे SC/ST एक्ट लगा था। उसमें भी किसी दरोगा ने चार्जशीट लगाई होगी। 20 साल बाद वो पता चला कि निर्दोष हुए हैं। तो चार्जशीट ब्रह्मा की लकीर तो नहीं है। क्या सरकार के दबाव में चार्जशीट नहीं लगती? क्या 20 साल बाद खुशी दुबे छूटेगी, पता चलेगा कि ये निर्दोष थी? क्या इस पर कोई जांच नहीं होनी चाहिए? क्या कोई कमेटी नहीं गठित होनी चाहिए? क्या उसको पता नहीं चलना चाहिए कि उसकी क्या भूमिका रही, या जो महिलाएं अंदर है, जो 2.5 साल के वर्ष का बच्चा अंदर है, उसकी क्या भूमिका इस कांड में है? आप सबसे मेरी बस यही मांग है कि उसके लिए जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। उनकी माताजी हर दरवाजे पे दौड़ दौड़ के थक गई हैं, हर दरवाजे पे जाती हैं। हम लोग जितना मदद प्रयास हो रहा सब कर रहे हैं।
आप लोगों से निवेदन है इस बात को उठाइए जिससे निर्दोष जो है वो बचे। जब तक कोर्ट किसी को दोषी साबित नहीं करता, कानून की नज़र में वो निर्दोष है, तो हम लोगों की नज़र में भी निर्दोष है। माता जी इधर बैठा दो। आ जाइए आप। इधर बीच में बैठ जाइए माता जी। मांग करिए अपनी। भैया हमारी यही तेज से मांग- बोलिए बात। थोड़ा माता जी आगे कुर्सी होगा बस। तो भैया हमारी यही मांग है कि हमारी लड़की को रिहा किया जाए। हमारी लड़की का कोई दोष नहीं है। आज 11 महीने हो गए, लड़की हमारी आज मरी हो गई है और पता नहीं क्या सरकार चाहती, उसको मार डालना चाहती, क्या करना चाहती है। जब से वहाँ गई तब से उसकी तबीयत नहीं ठीक है। उस पर कोई रोक किया गया है, बताना दिए क्या? पता नहीं उसको वहाँ क्या किया गया भैया, उसके खून की उल्टी होती हैं। ठीक, तो आप सबके माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार तक, आदित्यनाथ जी तक ये बात पहुंचे, इनका दर्द, इनकी पीड़ा पहुंचे माता जी की। 11 महीने से इनकी बच्ची, जिसके विरुद्ध कोई अपराध नहीं तय हो पाया है, जिसका नाम भी पहली एफआईआर में नहीं था, उसको जबरन जेल में रखा गया है। 2 बार, जैसा आपने बताया माता जी ने, खून की उल्टियां हो चुकी हैं, अस्पताल में भर्ती कराया जा चुका है। और परिवार को यह आशंका है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश की जेलों में लोगों को मार दिया जाता है, कहीं उसकी भी हत्या न कर दी जाए, कहीं उसका भी जीवन न ले लिया जाए। तो इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि इस विषय में एक पीड़ित परिवार की मदद कीजिए और अपने माध्यम से, आप देश के चौथे स्तंभ हैं, इस मामले को प्रकाशित कीजिए और ये मुद्दा जनता तक पहुंचे और लोग इनका साथ दें। धन्यवाद। ये सवाल बस एक इनको लेकर ठीक। आज एक महत्वपूर्ण ज्वाइनिंग भी है, मैं आपका परिचय करा दूं। डॉक्टर संजय कुमार चौधरी जी हैं, जिनके जो एमएससी पीएचडी हैं, इनके 17 पेपर प्रकाशित हो चुके हैं पहले, और अमेरिका तक से इनकी बुक पब्लिश हुई है। एक पर्यावरणविद हैं, एनजीओ से जुड़कर लगातार पर्यावरण के मुद्दों पर काम कर रहे हैं डॉक्टर संजय चौधरी जी। और पिछले दिनों हम लोगों ने नमामि गंगे के माध्यम से जो गंगा में प्रदूषण है वो मुद्दा उठाया, आदि गंगा गोमती में जो प्रदूषण है वो मुद्दा उठाया। तो आज बड़ी प्रसन्नता की बात है कि डॉक्टर संजय चौधरी आम आदमी पार्टी परिवार में जुड़ रहे हैं और पर्यावरण से जुड़े हुए, गंगा और आदि गंगा से जुड़े हुए जिन मुद्दों को हम लोग उठा रहे हैं, उसमें ये अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और पार्टी परिवार से जुड़कर पार्टी को मजबूती देने का काम करेंगे। तो ये आज शामिल हो रहे हैं। आप साथ के और जो लोग हैं नाम बोल दीजिए, आप बोल दीजिए संजय जी। जी, साथ के हैं डॉक्टर प्रवीण जी। बैठिए। जी,
उसको उठा लो जो नीचे गिरा है। टोपी एक नीचे गिरी है। हाँ पूछिए। संजय भाई, एक सवाल तो मेरा उत्तर प्रदेश को लेकर के है, ये भी एक बस ठीक। राजनीतिक सरगर्मियाँ जो बढ़ती जा रही हैं, लगभग 20 लोग हैं इनके साथ, डॉक्टर संजय चौधरी जी के साथ। चौधरी साहब बैठ जाइए आप। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है और राजनीतिक सरगर्मियाँ बढ़ती जा रही हैं। सोशल मीडिया में भी ये चीज़ वायरल हो रही बहुत ज़्यादा और कयास भी लगाए जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का फिर से एक बार विभाजन कर सकती है भाजपा। क्या आम आदमी पार्टी इससे सहमत है, और अगर सहमत है तो कहाँ तक क्या कर सकती है? विभाजन कर सकती है? विभाजन क्या प्रदेश में सर कल से मैं ये फेक न्यूज़ लगातार व्हाट्सएप पे और ट्विटर पे और कहीं कहीं देख रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश का 3 भागों में विभाजन हो सकता है, 4 भागों में विभाजन हो सकता है। मेरा सवाल ये है कि 4.5 साल तक ये लोग कुंभकर्ण की नींद सोते रहते हैं। ये कोई बच्चों का खेल है विभाजन? भाई अगर आपको करना है, 4.5 साल तक आप क्या कर रहे थे? कहां सो रहे थे आप? 4.5 वर्षों तक इस दिशा में आपने क्या प्रयास किया, क्या कदम उठाया? और आज आपने खंडन भी कर दिया। कल अपने ही लोगों से सोशल मीडिया पे प्रचारित करवाया। तो मुझे लगता है कि इन बातों का, इन गॉसिप्स का कोई अर्थ नहीं है। सबसे ज़्यादा जो बुरी हालत है वो यही है कि इस समय उत्तर प्रदेश को अनाथ छोड़ के पूरी की पूरी भाजपा लड़ाई झगड़ा करने में लगी हुई है। एक सवाल है, आज पंजाब में बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने रोहिणी अकाली दल से गठबंधन कर लिया है, उस पर क्या कहते हैं? नहीं, अब देखिए, बहुजन समाज पार्टी पंजाब में जाके गठबंधन कर रही है तो किसके कहने पे कर रही होगी ये तो सबको मालूम है। आज बहुजन समाज पार्टी जो है वो भारतीय जनता पार्टी बन चुकी है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं होना चाहिए। बीएसपी और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन हो चुका है। वो आपको नहीं दिखाई पड़ता तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन उनका हर कृत्य भाजपा को मजबूत करने वाला, भाजपा के साथ चलने वाला। तो मैं तो बार बार कहता हूं कि हाथी के सूंड में कमल का फूल, ये मामला चल रहा है। समय आने पे धीरे धीरे चीजें, तस्वीर सामने हो जाएंगी। आज जब भारतीय जनता पार्टी को पंजाब के किसानों ने नकार दिया, आज जब भारतीय जनता पार्टी को पंजाब में गली गली में
उनके नेताओं को दौड़ाया और भगाया जा रहा है, जूते लेके लोग दौड़ रहे हैं किसान, उस समय में अकाली दल का गठबंधन मोदी जी के इशारे पर, भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर कराया गया। ये मेरा सीधा कहना है, इसमें कहीं कोई संदेह किसी के मन में नहीं होना चाहिए। तो अकाली दल और बीएसपी का गठबंधन भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी का करवाया गया गठबंधन है, क्योंकि बीजेपी का कोई आधार पंजाब में बचा नहीं, इसलिए अकाली दल को मदद करने के लिए ये गठबंधन कराया गया है। और आज मोदी का, कैप्टन अमरिंदर का, मायावती का और अकाली दल का, इन सब का, चारों का गठबंधन सिर्फ एक पार्टी के खिलाफ है, आम आदमी पार्टी के खिलाफ। एक पार्टी के खिलाफ है, झाड़ू वाली आम आदमी पार्टी के खिलाफ। तो पंजाब में ये सब मिलके आम आदमी पार्टी से लड़ रहे हैं और ये गठबंधन जो हुआ है इसका मायने बहुत साफ है, ये बीजेपी के इशारे पर और मोदी के इशारे पर किया गया गठबंधन। एक और सवाल, 2 साल ये कोरोना के पीरियड में एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल कोलैप्स हो चुका है। खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने अपील किया कि 12वीं की परीक्षा नहीं होनी चाहिए, लेकिन लखनऊ के एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन के संस्थापक ने पीएम को लेटर लिखा है कि 12वीं परीक्षा होनी चाहिए। कहाँ तक सहमत? देखिए, कोरोना से जीवन बचाना लोगों का ज़्यादा जरूरी है। और अभी आपने यूके की रिपोर्ट देखी होगी कि इंग्लैंड में फिर से एक बार कोरोना की तीसरी लहर की शुरुआत हो चुकी है। और देर सवेर जैसे हमने देखा था कि दूसरी लहर शुरू हुई ब्रिटेन में, फिर धीरे धीरे करके वो भारत में आ गई। तो अब तीसरी लहर भी अगर शुरू हो गई है और वहाँ केसेस बढ़ रहे हैं, तो हो सकता है